आईआईटी ब्रेन में आप सभी का स्वागत। फिफ्थ एक्सरसाइज तक कंप्लीट करने के बाद हम लोग लास्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे कल सेट थ्योरी की। पहला चैप्टर है जो एनसीईआरटी का। 8th क्वेश्चन तक हमारा डिस्कशन हो गया था। लास्ट क्वेश्चन 8 था जिस पे हमने चर्चा की। क्वेश्चन क्या था आपके सामने है, एक बार पढ़ लीजिए। सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू। तो क्योंकि नीड नॉट इम्प्लाई का केस था तो एक एग्जाम्पल बना के हमने उसको जस्टिफाई। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9th है जिस पर टिक है। एक बार 9th क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पे क्वेश्चन एक बार पढ़ ले। लेट ए एंड बी बी सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5। तो क्या है, एक बार मैं यहाँ पर लिखते भी जाता हूँ पैरेलली, आप ध्यान से देखें। तो क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़ लेते हैं। लेट ए एंड बी बी सेट्स एंड इफ ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 एंड ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी। सिचुएशन को समझे। ए और एक्स का इंटरसेक्शन बी और एक्स का इंटरसेक्शन दोनों 5 के बराबर है, यानी ए और एक्स डिसजॉइंट सेट है, बी और एक्स भी एक्स एक ऐसा सेट है जो ए के साथ भी डिसजॉइंट है, बी के साथ भी डिसजॉइंट है, और ए का एक्स के साथ यूनियन उतना ही है जितना बी का एक्स के साथ यूनियन। ये मैथमेटिकल कंडीशंस आपको गिवन है। और एक्स बताया गया है कि एक रैंडम सेट है, कोई सेट है, लेकिन उसका चुनाव मतलब उसका सिलेक्शन कुछ इस तरह से करना है कि वो इन कंडीशंस को फॉलो करे कि जब वो ए से इंटरसेक्शन बनाए या बी से तो 5 आए, यानी वो डिसजॉइंट बने ए और बी के साथ, और साथ में ए का और बी का जब एक्स से यूनियन किया जाए तो वो सेम आए। आपको शो करना है कि ए और बी इक्वल। ठीक है ना। कैसे इस क्वेश्चन को किया जाएगा एक बार समझे। इस तरह का एक क्वेश्चन कल भी हमने डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो सेम इसी तरीके का एक क्वेश्चन कल भी आया था। तो एक उसी जैसा क्वेश्चन फिर आ गया है। एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ए और बी दो सेट हैं, गिवन कंडीशंस हैं। ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5, पहली कंडीशन ये गिवन है। और दूसरी कंडीशन है ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। कोई रैंडम सेट है और आपको शो करना है सो दैट ए इक्वल, ये आपका क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। जो कंडीशंस दी हैं उनको यूज करके ए और बी को बराबर प्रूफ करने। कल जो मेथड डिस्कस की थी उसी से आगे बढ़ते हैं। अगर एक कॉमन टेक्निक से सारे सवाल निकल सकते हैं तो ये बेहतर होता है कि स्टूडेंट के लिए इसमें कम एफर्ट से वो ज्यादा काम कर पाता है। कल वाली ही टेक्निक लगाऊंगा। लेट x बिलोंग्स टू ए। x एक रैंडम एलिमेंट है, मान लेते हैं वो a को बिलोंग कर। अब क्लियर सी बात है बच्चों कि अगर वो a को बिलोंग करता है तो वो बिलोंग करेगा a यूनियन x को भी। क्लियर ही करेगा, a यूनियन x को बिलोंग करेगा, क्योंकि जो a में है तो यूनियन में आने का उसको मौका एक ही तरफ से ही मिले। ठीक है। अब अगर x a यूनियन x को बिलोंग कर रहा है तो x बिलोंग करेगा b यूनियन x को। ऐसा मैंने क्यों बोला ये समझे, क्योंकि a यूनियन x b यूनियन x के बराबर है। ये गिवन है कि a यूनियन x और बी यूनियन एक्स आपस में बराबर है, तो इनका आपस में इक्वल होना ये जस्टिफाई कर देता है कि भाई जब मन करेगा मैं ए यूनियन एक्स को बी यूनियन एक्स लिख सकता हूं। अच्छा, अब ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स को बराबर करने के बाद ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स को मैं हाईलाइट कर देता हूं। इनकी बराबरी से मैंने स्टेटमेंट चेंज किया और अब मैं लिख पाऊंगा एक्स बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू x। यानी कहां तक पहुंच गए हम, समझिए कि x a को तो बिलोंग परमानेंटली कर ही रहा है और साथ में वो b या x में से किसी एक को बिलोंग, यानी a को तो करेगा ही करेगा और b और x में से किसी एक को करेगा या दोनों को भी कर सकता है, क्योंकि और इंक्लूसिव होता है। मैथमेटिक्स में बताया था मैंने। अब देखो, अगर x b को बिलोंग करता है तो ये अच्छी बात है, यही प्रूव करने की तो हम कोशिश कर रहे थे। कल भी बताया था कि अगर a और b दो सेट को बराबर करना हो तो सेट थ्योरी जो टेक्निक हमें दिखाती उसमें हम ये साबित कर सकते हैं कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट। आप ये समझते हैं कि अगर मैं दोनों को एक दूसरे का सबसेट साबित कर दूंगा तो अल्टीमेटली यही साबित होगा कि दोनों बार। तो x अगर b को बिलोंग कर रहा है और x x को बिलोंग कर रहा है तो x b को बिलोंग करना हमारे लिए अच्छा है, और अगर x x को बिलोंग कर रहा है तो भी मैं बहुत खुश हूं। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि x a को बिलोंग कर रहा है। ये गिवन कंडीशन है, ये गिवन है कि x a को बिलोंग कर, और आपने मेरे सामने बोल दिया कि x x को भी बिलोंग कर रहा है। तो अगर x a और x दोनों को बिलोंग कर जाता है तो मैं लिख पाऊंगा कि x a और x के इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है। और अगर x a और x के इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है बच्चों तो ये इंटरसेक्शन 5 है, तो मैं लिख पाऊंगा x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू 5 नल सेट पे बिलोंग। अब ये तो कंट्रोवर्शियल बात हो गई, भाई कोई एलिमेंट नल सेट पे कैसे बिलोंग करेगा। नल सेट वो है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, तो फिर x नल सेट को कैसे बिलोंग कर। तो इसका क्लियर मतलब यही है कि ये जो बीच में और लगा है, इस और के बेस पे केवल एक ही बात सच होनी चाहिए, और जो बात सच है वो x बिलोंग्स टू b है, क्योंकि x बिलोंग्स टू 5 सच हो ही नहीं सकता। आप जानते हैं कि x बिलोंग्स टू 5 मीनिंगलेस। तो क्या प्रूफ हो गया कि अगर x a को बिलोंग करेगा तो b को जरूर करे, और ये बात फाइनली इंप्लाई करती है कि a b का सबसेट। हमने आधा काम कर दिया। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे,
लेट y बिलोंग्स टू b, मान लेते हैं y b को बिलोंग कर रहा है। अगर y b को बिलोंग करेगा तो इसका मतलब होगा कि y बिलोंग करेगा b यूनियन x को, और इसका मतलब होगा कि y बिलोंग करेगा a यूनियन x को। फिर वही बात, क्योंकि गिवन है b यूनियन x a यूनियन x के बराबर है, और अगर y a यूनियन x को बिलोंग करेगा तो y या तो a को बिलोंग करेगा या x को बिलोंग करेगा। अब फिर वही बात कहूंगा, अगर y a को बिलोंग कर रहा है तो मुझे बड़ी खुशी मिली, यही मैं चाहता था, लेकिन बीच में और लगा है तो मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ हूं अभी, क्योंकि लास्ट में ये भी हो सकता है कि y बिलोंग्स टू a गलत निकल जाए और लिखा है बीच, तो या तो y a को बिलोंग कर रहा है या y x को बिलोंग। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम फिर से वैसी कंडीशन लगाएं तो y b को बिलोंग कर रहा है, ये बात आपने स्टार्ट करते समय लिखी थी, ये ट्रू है, और अब आपने साबित कर दिया अगर कि y x को भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब होगा या तो y a को कर रहा है या y b इंटरसेक्शन x को। एक बार फिर सुनेंगे बच्चों, y b को बिलोंग कर रहा है, इस बात को कह के आपने स्टार्ट, और y x को बिलोंग कर रहा है, यहाँ तक आप पहुंचे। तो एक बात बताइए, अगर y b को भी कर रहा है बिलोंग और x को भी बिलोंग कर रहा है तो वो इंटरसेक्शन को बिलोंग, लेकिन b इंटरसेक्शन x की वैल्यू तो 5 दे रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट बन जाएगा y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू 5। लेकिन फिर वही बात, 5 को बिलोंग कर रहा है बोलना मीनिंगलेस है, इसीलिए हम मानेंगे कि y a को ही बिलोंग कर रहा हो, और अब ये बात साबित करती कि बी ए का सबसेट। देन फाइनली आप ये कह सकते हैं अपनी परीक्षाओं में कि अगर ये ए बी का सबसेट स्टेटमेंट नंबर 1 और बी ए का सबसेट है स्टेटमेंट नंबर 2, तो ये दोनों बातें 1 और 2 मिलके जस्टिफाई करती हैं। विद द हेल्प ऑफ 1 एंड 2 वी कैन से दैट बी इक्वल, यानी बी और ए इक्वल, क्योंकि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। इसको बोलने का मीनिंग यही कि दोनों एक, तो इस तरह से आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि ए और बी आपस में। ये हमारा 9th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन, फाइंड सेट ABC such that A intersection B, B intersection C and C intersection A are non-empty। आपको ABC ऐसे फाइंड करने हैं कि AB का इंटरसेक्शन BC का इंटरसेक्शन और CA का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो, लेकिन जो तीनों की ट्रिपलिंग हो ABC का होल इंटरसेक्शन वो 5 आए। ये सवाल फाइंड सेट्स कंडीशन से शुरू किया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा सवाल है जिसके कई जवाब आ सकते। हर स्टूडेंट जो अलग अलग तरीके से सोचने वाले बच्चे होंगे सब अपने तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें लिखा है फाइंड सेट्स ए बी एंड सी, और आप जानते हैं कि ए बी सी को पिक करना अगर मेरे हाथ में है तो फिर मेरी मर्जी में जो भी एलिमेंट लेके उसको पिक करो। यानी कुल मिला के टीचर के द्वारा जिसने ये सवाल बनाया है वो ये चाहते हैं कि आप ए बी सी के लिए एक अप्रोप्रिएट सिचुएशन, आप ए बी और सी सेट की जगह कुछ ऐसे सेट तैयार करें जो इन कंडीशंस को फुलफिल करते। कंडीशन फिर से सुन लीजिए एक बार, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन है, तीनों को नॉन एम्प्टी बनना है, मतलब इनमें कुछ एलिमेंट कॉमन आपको रखने पड़ेंगे, लेकिन जो तीनों है ए बी सी उनका जब ट्रिपलिंग इंटरसेक्शन करेंगे तो 5। तो कैसे आप पिक करेंगे, देख एक ही जगह हम ले लेते हैं 1 2 3। अब एक ही जगह अगर हमने 1 2 3 ले लिया तो बी बनाते वक्त हमको ध्यान देना पड़ेगा कि कोई एलिमेंट कम से कम इसका इन्वॉल्व रहे, तो मैं 3 4 5 ले लेता हूं। अब ए और बी के चुनाव में आप गौर करें, मैंने ए और बी को इस तरह चुना है कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो 3 हो, तो मैंने पहली कंडीशन को फॉलो करा दिया कि भाई ए इंटरसेक्शन बी एक नॉन एम्प्टी सेट रह गया। देन मुझे सी पिक करना है, सी को मैं पिक करूंगा 5 6 और 1 कर ले। अभी देखते हैं 5 6 और 1 कर लिया मैंने। अब क्या होगा, जब बी और सी का इंटरसेक्शन कराया जाएगा तो 5 कॉमन निकल, आप देख पा रहे हैं बी और सी में भी 5 आ गया, यानी वो बी और सी का इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी हो गया। सी का जब ऐसे इंटरसेक्शन करेंगे तो आपने देखा होगा मैंने 1 को भी लिखा है ताकि एक एलिमेंट सी और ए में भी कॉमन आए। तो चुनाव करते समय मैंने तीनों बातों का ध्यान रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए नॉन एम्प्टी रहे, लेकिन मुझे सिचुएशन में एक बात और एड ऑन करनी थी कि तीनों का जब लोग इंटरसेक्शन करें तो वो 5। तो आप गौर करें 1 फर्स्ट और थर्ड के पास है, 2 केवल फर्स्ट के पास है, 3 फर्स्ट के पास है और सेकंड के पास है, 4 केवल बीच वाले के पास है, 5 ऊपर नीचे है, 6 केवल नीचे है और 1, यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है इस सिचुएशन में जो तीनों। तो इस तरह चुनेगा ये एबीसी इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट सिचुएशन क्रिएट। तो इसके कई आंसर्स में से एक आंसर मेरी तरफ से ये। अब इसी तरह से आप इसके, क्योंकि मैंने बताया इसके कई आंसर आ सकते हैं, तो आप भी कई आंसर पिक करें, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें कि ए बी के साथ इंटरसेक्शन जब बनाए तो कुछ बचे, बी और सी में भी कुछ बचे, सी और ए में भी कुछ बचे, लेकिन ऐसा कोई एलिमेंट ना हो जो तीनों में कॉमन नहीं रखना है। ये बोला गया है कि तीनों की ट्रिपलिंग इंटरसेक्शन 5, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब सेकेंड लेवल पे मैं कुछ टॉपिक इसमें और ऐड ऑन करूंगा, आप ध्यान देते रहें। सेकंड लेवल पे मैं आपको थोड़ा सा इसमें और पढ़ाऊंगा चीजें। जैसे सबसे पहला टॉपिक है रिजल्ट्स रिलेटेड टू कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर से रिलेटेड रिजल्ट्स पर एक एक्सरसाइज थी एनसीईआरटी के पुराने वॉल्यूम में, लेकिन नए वॉल्यूम में उस एक्सरसाइज को हटा दिया गया है, बट उसको हम रखेंगे शामिल, क्योंकि वो भी
क्वेश्चंस की एक कैटेगरी है जिसे इन्वॉल्व रहना चाहिए डिस्कशन में। रिजल्ट्स रिलेटेड टू कार्डिनल नंबर, क्या है ये थीम जरा से समझें। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये बुक यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि अब हमको बस यही पे आइए थोड़ा और इसको एनलार्ज कर दूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिख, यहाँ पर आ जाए। अभी बिल्कुल पूरी स्क्रीन पे आ गया है। तो क्या है देखिए, सेकंड लेवल में मोर फॉर कंपटीशन, नंबर 1 रिजल्ट रिलेटेड टू कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर से रिलेटेड रिजल्ट पर हम डिस्कस कर रहे हैं। कार्डिनल नंबर क्या होता है समझे। जैसे मान लीजिए एक सेट है और उस सेट में मान लीजिए जो एलिमेंट पाए जा रहे हैं, एक सेट को बोला हमने, और मान लीजिए इस सेट में जो एलिमेंट हैं वो हैं A B C D। एक एग्जांपल से समझे, तो इस सेट में 4 एलिमेंट है ना, तो हम लिखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है A में 4 है। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि कार्डिनल नंबर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, अगर इस सेट में 4 एलिमेंट है तो इसका कार्डिनल नंबर 4। तो कार्डिनल नंबर शो करता है किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस सेट में 4 एलिमेंट है तो इसका कार्डिनल नंबर 4 हो। अब रिजल्ट्स रिलेटेड टू कार्डिनल नंबर में क्या खास बात है, देखिए जब हमने वेन डायग्राम सीखे थे तो वहां पर हमने यूनियन इंटरसेक्शन के केसेस को भी इसमें इन्वॉल्व किया था। एक बार उसी केस को फिर उठाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सेट है A, ये एक सेट है B, और ये इनका कॉमन रीजन है, तो इसको हम बोल पाएंगे A इंटरसेक्शन B। आप जानते हैं ये A इंटरसेक्शन B होगा। और इस कंप्लीट को, दोनों सर्किल के अंदर जो कंप्लीट है, इस पूरे को अगर मैं इसको ब्लू लाइन से दिखाऊं तो ये कैसा दिखेगा, एक बार आप देख लें। इस पूरे को जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो ये है। तो इस पूरे में जो एलिमेंट इन्वॉल्व है वो A यूनियन B कहलाएंगे। यानी जो ब्लू कलर का मैंने बनाया है एक डिजाइन, इसमें जितने एलिमेंट है उन सबको माना जाएगा A यूनियन B में। तो A यूनियन B है ये कंप्लीट ब्लू डिजाइन के अंदर का रीजन। आप जानते हैं कि हम वेन डायग्राम में रीजन बना बना के किसी सेट को प्रेजेंट, A एक सर्किल है, B एक सर्किल है, दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वो A इंटरसेक्शन भी है, और इस ब्लू सिस्टम के अंदर, ब्लू लाइंस के अंदर जो पूरा रीजन है उसको हम A यूनियन B बोलेंगे। अब यहाँ पर ये क्लियर देखा जा सकता है कि A यूनियन B में A पूरा शामिल है, B पूरा शामिल है, लेकिन अगर A और B को पूरा पूरा शामिल करें तो ये बीच वाला जो कॉमन रीजन है ये 2 बार। तो जो रिजल्ट कार्डिनल नंबर से रिलेटेड होते हैं, एक बार और बता दूं कि कार्डिनल नंबर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट को, अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसका कार्डिनल नंबर n। जैसे इस एग्जांपल जो मैंने लिखा है, इसमें A सेट में A B C D थे तो इसके कार्डिनल नंबर को मैंने 4। ऐसे ही आप कार्डिनल नंबर को निकाला करें किसी सेट के। अब अगर मैं यूनियन इंटरसेक्शन के इस पिक्चर को एक फॉर्मूले का लुक दूं तो ये क्या बनेगा, देखिए n A यूनियन B, इट मींस ऑल द एलिमेंट्स इन A यूनियन B, माने कार्डिनल नंबर A यूनियन B का। तो जब हम A यूनियन B का कार्डिनल नंबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, n A प्लस एन बी। अब एक बात ध्यान दें कि अगर हम Na प्लस एन बी लिखते हैं तो ये जो बीच का रीजन है ये Na लिखते वक्त भी शामिल हो गया और NB लिखते वक्त भी ये इंक्लूड हो गया। तो एक रीजन को 2 बार इंक्लूजन मिल चुका है, इसीलिए माइनस करेंगे Na इंटरसेक्शन। तो जो फॉर्मूला यूनियन और इंटरसेक्शन को कनेक्ट करता है वो इस तरह लिखा जाता है, Na यूनियन B बराबर Na प्लस NB माइनस Na। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे वेन डायग्राम बना के कई क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मेंस के क्वेश्चंस पे जब हम डिस्कस करेंगे, जेई मेंस के क्वेश्चंस का भी एक राउंड आएगा। जैसे अभी हम लगातार राउंड बाय राउंड डिस्कस कर रहे हैं। 0 लेवल पे हमने एनसीईआरटी रीड करी, 1 लेवल पे हमने उसकी लास्ट एक्सरसाइज करी। अब हम 2 लेवल 2 का मतलब कंपटीशन के लिए अगर कोई टॉपिक बचा है तो उसको डिस्कस कर। तो ऐसे ही लेवल बढ़ाते बढ़ाते जब हम लेवल 6 पे पहुंचेंगे तो वहां पर हम मेंस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 7 लेवल पे एडवांस के, 8 लेवल पे फिर मैं, जैसे मैंने पिछले साल किया था, अपने क्वेश्चंस जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करूंगा, उसको डिस्कस करेंगे और 9 लेवल पे फाइनल क्लोजिंग करेंगे। चलो ठीक है ना। तो Na यूनियन B को इस पिक्चर से हम समझ सकते हैं कि Na प्लस NB माइनस Na इंटरसेक्शन B से लिखा। एक बात यहाँ पर और समझ ले, फॉर्मूला तो यही है जिसे मैं सिखाना चाहता था, लेकिन एक बात और ध्यान दें कि अगर मैं इसको वर्डिंग की लैंग्वेज में लिखूं तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A only प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B only प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन। ये बात इतनी डिस्कशन से पिछली क्लास में मैंने समझाई थी कि जब आप A बोलते हैं और A only बोलते हैं इनमें अंतर। जब आप A only कहते हैं तो A only में ये हिस्सा आता है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये हिस्सा A on, और ये जो रीजन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये B only है। तो अगर आप A only और B only लैंग्वेज में बात करेंगे तो फिर आपको माइनस नहीं लगाना पड़ेगा, फिर आप प्लस लगा के काम चला। माइनस लगाने की वजह कुछ और है, एक बार और समझा देता हूँ, क्योंकि जब आप Na बोलते हैं तो ये पूरा शामिल हो जाता है। अब क्लियर सी बात है बेटे, इस पूरे को अगर मौका मिल चुका है
तो अब आपको एन बी बोलने का अधिकार नहीं है। आप बी का कुछ हिस्सा तो पहले ही खा चुके हैं, लेकिन आप क्या करते हैं इस फॉर्मूले में एन बी को और जोड़ देते हैं। अब आपने गलती कहां पर करी कि आपने एन ए एन बी बोला तो ये कॉमन हिस्सा 2 बार गिन लिया, क्योंकि 2 बार गिन लिया है, गिनना 1 बार चाहिए तो 1 बार, तो ऊपर का फॉर्मूला इस कंसेप्ट पे बना। लेकिन अगर आप एन ए की जगह एन ए ओनली लिखेंगे तो इसका मतलब होगा आपने केवल इतने हिस्से की बात, बी ओनली लिखेंगे तो आपने केवल इतने हिस्से की बात की है, तब बीच के हिस्से को आपको जोड़ने। तो ये रिजल्ट है 2 सेट से रिलेटेड। ऐसे ही एक रिजल्ट और डिस्कस करेंगे। अगर मान लीजिए यही रिजल्ट 3 के केस में डिस्कस किया जाए, सेकंड केस, अगर मान लीजिए वेन डायग्राम में ये यूनिवर्सल सेट बना के, इस यूनिवर्सल सेट में मैं आपको 3 सेट समझाऊं, ए बी और सी। मान लीजिए इसमें मैंने 3 बनाए सेट, ए बी और सी। तो अब क्या कंडीशन बनेगी, देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी, ठीक है ना। यूनियन क्या है, एक बार ब्लू लाइन से पिछले बार की तरह बता दो। यूनियन में ये सारा आएगा, यूनियन में ये पूरा, ये ब्लू लाइन जो मैंने खींची है इसके अंदर ये जो पूरा बन रहा है ये कौन आ गया बीच में भाई, इसको हटा दो। ये अरे यार ऑटो पेन चल गया, एक बार फिर से बना देता हूँ, कोई बात नहीं। ये जो है ये आपका ये यूनियन है ना। और इंटरसेक्शन में तो अलग अलग मामला है भाई, ए और बी का इंटरसेक्शन अलग जगह पे, बी और सी का अलग है, सी और ए का अलग है, और तीनों की ट्रिपलिंग का इंटरसेक्शन वो अलग ही जगह। तो अब जब इस केस के लिए फॉर्मूला लिखेंगे आप तो कैसे लिखेंगे, देखिए एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल, पूरा गिनना है। तो आपने सबसे पहले धड़ल्ले से लिख दिया भाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब जब आपने एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी लिख दिया तो आपने क्या क्या एडिशनल लिख दिया, बस उस पर दिमाग रखिएगा, मैं बना रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। जब आपने एन ए लिखा तो आपने ये पूरा हिस्सा कवर कर लिया, एन बी लिखते वक्त आपने ये हिस्सा कवर कर लिया, एन सी लिखते वक्त आपने ये हिस्सा कवर कर लिया। अब बहुत सिंपली समझिएगा, जब आपने एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी लिखा मेरे बच्चों, तो एन ए और एन सी लिखते वक्त ये वाला हिस्सा आपने 2 बार गिन लिया, ये वाला हिस्सा आपने 2 बार गिन लिया, ये वाला भी 2 बार गिन लिया, और जो सबसे सेंटर पे है इसको आपने 3 बार। फिर से सुने मेरी बात, जब आपने एन ए और एन सी लिख, तो एन ए में आपने ये पूरा शामिल किया बेटे, एन सी में ये पूरा शामिल किया, तो ये हिस्सा 2 बार आ गया, यानी ये भी 2 बार आ गया और ये बीच वाला भी 2 बार आ गया, वहां भी आया इधर भी आया। और जब आपने एन सी लिखा तो ये हिस्सा और ये हिस्सा 2-2 बार आ गया और बीच वाले को तीसरी बार, यानी जब आप एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी लिखते हैं तो जो 2 लोगों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो 2-2 बार, और सेंट्रल रीजन 3 बार। एक अंतिम बार और दिखाता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि समझने में दिक्कत हुई होगी, तो एक बार और देखिए। जब आपने ये सर्कल बनाया तो सोचिए ये बीच वाला हिस्सा 1 बार आया, जब आपने दूसरा सर्कल बनाया ये बीच वाला दूसरी बार आया, ये तीसरा सर्कल आपने बनाया तो ये सेंटर हिस्सा फिर आया। इसको 3 मौके मिले, इसको 3 मौके मिले। अच्छा अब इस पे फोकस हटाइए, इसको भूल जाइए, अब इन तीनों को याद रखिए, इन तीनों को। ये 3 कितनी बार आया ये देख, जब आपने एन ए लिखा तो ये 1 बार आया, और एन बी लिखा एन सी लिखा तो 1 बार आया, यानी 2 बार, ठीक है। ये 2 बार आया, हटा देता हूं इसको। अब देखिए जब आपने एन ए और एन बी लिखे तो ये वाला हिस्सा भी 2 बार आया, और जब आपने एन सी और एन बी लिखा होगा तो ये हिस्सा भी 2। तो जो डबलिंग वाले हिस्से हैं वो 2-2 बार आए, ट्रिपलिंग वाला 3 बार आया है ऐसा करने से। लेकिन आना तो हर किसी को 1 बार चाहिए था भाई, तो जो 2-2 बार आए उनको 1-1 बार घटा देते हैं। एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी इंटरसेक्शन सी, एन सी इंटरसेक्शन ए, इन तीनों को हमने घटा। अच्छा अब क्या हुआ, देखिए जब हमने घटाया तो क्या हुआ, ये वाला हिस्सा 1 बार हमने माइनस किया है ना। अभी तक क्या सिचुएशन थी, एक बार मैं पेन से ही लिख देता हूँ। ये आया था 1 बार, ये 1 बार, ये 1 बार, ये 2 बार, और ये आ गया था 3, ठीक है। अब आपने जब घटाया एन ए इंटरसेक्शन बी को, तो ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला जो हिस्सा था ये पूरा 1 बार घट गया। तो 1 बार घटने से मेरे दोस्तों ये जो 2 लिखा था अब ये दोबारा 1 बन गया, ये 2 का 1 बन गया, ठीक है। ये सेंटर वाले 3 का 2 बन, 1-1 बार कम कर दिया मैंने। ऐसे ही आपने जब बी इंटरसेक्शन सी घटाया तो ये वाला जो हिस्सा था ये वाला, ये 1 बार कम हो गया तो 2 का 1 बन गया, और सेंटर वाले 2 का भी 1 बन गया। और जब अंत में आपने सी और ए का इंटरसेक्शन घटा दिया मेरे बच्चों, तो ये जो 2 था ये 1 बना, और जो सेंटर का 1 था वो 0 बन गया। यानी फाइनल सिचुएशन ये हो गई कि जो सेंटर में ट्रिपलिंग वाला रीजन था वो तो पूरा ही उड़ा दिया आपने। यानी जब आपने इन तीनों को घटाया तो सेंटर वाला रीजन 0 स्थिति पे पहुंचे, यानी जो बगल वाले 3 थे 2-2-2 स्थिति पे, वो 1-1-1 पे आए, और सेंटर वाला 0। तो अब आपको उसको दोबारा इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है ना। ये जो मैंने पिक्चर को खराब किया, एक बार मैं इसको रिटर्न करके नॉर्मल बना देता हूँ ताकि आप इसको देख सकें। नंबर भी यहाँ से हटा दे रहा हूँ मैं सर, ठीक है। ये तो खाली समझाने के लिए बनाए थे। ये जब आप एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी लिखते हैं तब का पिक्चर क्या होता है, जब आप इन तीनों को घटाते हैं तब क्या पिक्चर बनता है। और अब चूंकि ये सेंटर हिस्सा गायब हो गया है तो मैं जोड़ देता हूं एक बार, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये फॉर्मूला भी हमेशा याद रखें, ये अच्छा फॉर्मूला है 3 के केस में एप्लीकेबल, जब 3 सेट पर आप काम करते हैं तब के। तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज एन ए प्लस एन बी
प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इन सी। तो एक ये फॉर्मूला भी आप याद रखें। तो कार्डिनल नंबर से रिलेटेड ये दो फॉर्मूले हमें डिस्कस करने चाहिए ताकि हम चैप्टर को पूरा समझ पाए। तो दो सेट के इंटरसेक्शन यूनियन के बीच का रिलेशन आपके सामने है बॉक्स में, और तीन सेट के बीच में यूनियन इंटरसेक्शन का रिलेशन, इसको भी मैं एक बॉक्स में रख देता हूं। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने चाहिए, ठीक है ना। तो ये दो फॉर्मूले होगा। अब एक बात और समझिए, कुछ रीजंस के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं फटाफट पूछूंगा, आप लोग बताइएगा। ये जो रीजन है मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये रीजन, इस रीजन को हम क्या कहेंगे? तो ये ध्यान से सुनिएगा, ये वाला रीजन कहलाएगा ए इंटरसेक्शन सी, ए एंड सी बोथ, समझते जाना। ये रीजन कहलाएगा बी एंड सी बोथ, बी एंड सी बोथ, और सुनते जाइए। ये कहलाएगा ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ। इसको कहेंगे ए एंड बी एंड सी, ए एंड बी एंड सी, सुनते जाएं। इस वाले रीजन को क्या कहेंगे? सुनिएगा, इस वाले रीजन को कहेंगे ए ओनली, ए ओनली। ये वाला रीजन कहलाएगा सी ओनली। ये इस लैंग्वेज में कभी कभी एग्जाम सवाल पूछता है, तो क्या है ए ओनली? ए ओनली का मतलब है और कुछ नहीं, बस। तो ए ओनली में आएगा ये वाला हिस्सा, बस बाहर का ये वाला। सी ओनली में आएगा बस ये वाला हिस्सा, ये सी ओनली। और ऐसे ये जो बगल में इस तरफ आएगा, ये है बी ओनली, ठीक है ना। अगर इस हिस्से की कोई बात करे भाई कि ये हिस्सा जो है ये क्या है, तो इसको समझिएगा, इसको कहेंगे ए एंड बी बट नॉट सी, ए एंड बी बट नॉट सी। क्योंकि ए और बी में जो है ये वही है, लेकिन ए और बी में तो ये वाला भी कॉमन है, तो इसे रिजेक्ट। तो जब आप केवल इस हिस्से की बात करेंगे तो आप बोलेंगे ए एंड बी बट नॉट सी, यानी ए एंड बी ओनली। जनरल लैंग्वेज में बोलेंगे तो ए एंड बी ओनली। ऐसे ये वाला जो हिस्सा बनेगा, इसको बोलेंगे बी एंड सी ओनली, और ये वाला हिस्सा कहलाएगा ए एंड सी ओनली। तो इस तरह से इस हर पोर्शन का कुछ ना कुछ नाम, इसमें जितने भी रीजन आपको दिखाई दे रहे हैं सबको कुछ ना कुछ बोला जाए, हर कोई पोर्शन कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर। तो हमारा सेकंड लेवल कंप्लीट हुआ। सेकंड लेवल में केवल उन टॉपिकों पर हम फोकस करेंगे जो मेंस के सिलेबस में या कॉम्पिटेटिव में शामिल होते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में हम नहीं। सेट थ्योरी एक आध सवाल देती है एग्जाम में, तो उसके लिए लगभग सारी बातों पर हम डिस्कस कर चुके हैं, और अब हमने ये कार्डिनल नंबर से रिलेटेड डिस्कशन भी कर लिया है। थर्ड लेवल पे आइए। थर्ड लेवल पे हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन मतलब एक बार 5 मिनट में बता देता हूँ क्या क्या चैप्टर के मेन पॉइंट थे, कैसे ये चैप्टर आगे बढ़ा, एक बार जल्दी से समझें। चैप्टर में सबसे पहले आपको कैसे कैसे आप लोग तैयार करेंगे, मैं बस उसका एक आइडिया दे रहा हूँ। सबसे पहले आप जब इस चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज करें या उसके नोट्स बनाएं या सेट करें, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन पे इंटेक्ट। सबसे पहले एक बंदे को सेट की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है ना। डेफिनेशन बता चुके हैं क्योंकि डिस्कस हो चुका, तो आप इसको बनाएं। देन आप रिप्रेजेंटेशन के तरीके पे काम करें कि कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी सेट को। दूसरे स्टेप पे आप रिप्रेजेंटेशन सीखें। देन तीसरे स्टेप पे टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट का मतलब होता है कितने टाइप सेट में हमने पढ़े। अब जब आप इसको बनाए तो आप सब प्रकार, अब आप इस बात से ऊपर उठ जाएं कि आपने एक्सरसाइज 1 2 3 4 में क्या देखा। मैं क्विक रिवीजन का मतलब है मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या था इस चैप्टर। तो डेफिनेशन, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। दो तरीके हमने पढ़े थे, एक रोस्टर मेथड और एक सेट बिल्डर। देन टाइप्स ऑफ सेट, इस सेट कितने टाइप का होता है। टाइप सीखने के बाद अगली स्टेज में हम जब सेट के पूरे टाइप हम सीख लेंगे, तो टाइप्स के बाद हम सीखेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशंस ऑन सेट्स कि भाई सेट में ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। तो इसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिकल डिफरेंस की डेफिनेशंस जो हमने ऊपर डिस्कस की हैं आपके साथ, तो ये सब आप एक बार क्विक तरीके से सीखें। यूनियन के बारे में आप जानते हैं कि यूनियन एक ऐसा ऑपरेशन है जिससे एक नया सेट बनता है, जिसमें उन सभी एलिमेंट को इन्वॉल्व किया जाता है जो यूनियन में पार्टिसिपेट करने वाले सेट्स के पास होते हैं। जैसे अगर आप ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी करेंगे, 4 भी कर सकते हैं आप, तो इन चारों में जितने पार्टिसिपेंट होंगे सबको यूनियन में। यूनियन करने से एक नया सेट बनता है जिसमें सभी पार्टिसिपेंट। इंटरसेक्शन भी आप कई सेट का कर सकते हैं, लेकिन इसमें मौका केवल उनको मिलेगा जो सबके पास। जितने ज्यादा सेट का इंटरसेक्शन होगा उतना कम चांस रहेगा किसी एलिमेंट को मौका मिल पाने, है ना। ये बिल्कुल वैसा है जैसे अगर 4 एग्जाम पास करके किसी स्कूल में दाखिला मिलने वाला है, तो वो बहुत ड्रास्टिक दाखिला होगा, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी। लेकिन अगर उसी स्कूल में दाखिले के लिए ये बोल दिया जाए कि 4 परीक्षाओं में अगर आपने कोई एक पास कर ली तो आपको एडमिशन मिल जाए, तो आपके लिए कंफर्टेबल हो। केवल एक एग्जाम पास करना पड़ेगा, 4 में से 2 कर ले तो बहुत खुशी की बात है, बढ़िया है, लेकिन एक करने से आपको एडमिशन। तो वैसे ही इंटरसेक्शन का मामला, अगर इंटरसेक्शन ABCDE 5 सेट का होगा तो फिर उसमें एलिमेंट बहुत कम आ पाएंगे, क्योंकि उन एलिमेंट को बस मौका देंगे हम जो सब, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन डिफरेंस क्या होता है ये याद होगा आपको कि जब हम A-B करते हैं तो इसका अर्थ होता है x belongs to A-B implies that x belongs to A
एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो डिफरेंस पर काम करें। डिफरेंस का मतलब जो पहले सेट में हो दूसरे में ना हो। अभी हमने वेन डायग्राम देखा, तो वेन डायग्राम के हिसाब से अगर हम बात करें, ए और बी दो सेट ले, ये ए है ये बी है, तो अगर कोई माना इसमें ये कहे कि वो स्पेस का जिसको हम ए माइनस बी बोल सकते, तो जिसे मैंने ए ओनली कहा था ये वही। जब आप एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी कहते हैं तो इसी का मतलब थ्योरेटिकल लैंग्वेज में ए ओनली होता है, जिसे मैं हाइलाइटर से एक बार और दिखा देता हूं आपको। ये इस रीजन को बोलते हैं ए माइनस, जो ए के पास है मगर बी के पास नहीं। तो जिसको अपन लोग ने थ्योरी में ए ओनली बोला उसको यहाँ पर हम ए माइनस, ठीक है ना। तो ए माइनस बी स्पेस को एक काम करता हूँ, रेड पेन से थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये स्पेस आपका ए माइनस बी, ठीक है ना। तो डिफरेंस हो गया। सिमेट्रिक डिफरेंस जब आता है तो इसके बारे में हमने चर्चा की थी। इसका मतलब है ए माइनस बी निकालिए, बी माइनस ए निकालिए और फिर इन दोनों को मौका दीजिए, इनको सामने। तो कॉमन सी बात है, अगर इसी चित्र को मैं सिमेट्रिक डिफरेंस में बदल दूं तो इस तरफ के सर्किल को भी शामिल। यानी आप सीधे ये समझे कि सिमेट्रिक डिफरेंस में इंटरसेक्शन को छोड़ के बाकी सबको, जब हम सिमेट्रिक डिफरेंस लिखते हैं तो इंटरसेक्शन को छोड़ के बाकी सब। एक बात पढ़ते वक्त हमने और चर्चा की थी जो मैं आपको याद दिला देना चाहूंगा कि जब आप ए माइनस बी और बी माइनस ए निकालते हैं तो ए माइनस बी और बी माइनस ए में कभी कोई चीज कॉमन नहीं हो सकती, इसलिए इन दोनों को हमने डिसजॉइंट सेट। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए का इंटरसेक्शन पाई होगा, ये दोनों डिसजॉइंट्स हैं, ठीक है ना। ऑपरेशंस के बाद हमने थोड़ा सा सबसेट्स, वो तो खैर टाइप ऑफ सेट्स के अंदर ही आप पढ़ लेंगे, जब आप फाइनल रिवीजन करें तो सबसेट भी टाइप्स ऑफ सेट के अंदर आ जाएगा। तो सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट और वो सभी चीजें, इंटरवल्स, वो सब इसी में इन्वॉल्व कर। एक टॉपिक पांचवा बस वेन डायग्राम है। जब आप ऑपरेशन पढ़ेंगे तो इसी के सबऑर्डिनेट टॉपिक के रूप में वेन डायग्राम को भी नंबर। आप ये जानते हैं कि वेन डायग्राम की मदद से ऑपरेशंस का टॉपिक और इजीली स्मूथली पढ़ा। तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट करके एक टॉपिक और आया था, तो उसका नाम मैं यहाँ इन कर देता हूं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट, तो कुछ इस तरह से आप इस चैप्टर का रिवीजन करें और अल्टीमेटली छठे स्टेप में फॉर्मूला रिलेटेड टू कार्डिनल नंबर, फॉर्मूले रिलेटेड टू कार्डिनल, क्योंकि बहुत दिनों से हम इसको पढ़ रहे हैं तो कई बार बच्चे पुराने लेक्चर्स भूल जाते हैं, इसीलिए ये क्विक रिकैप रखा गया है, क्विक रिवीजन, ताकि मैं एक बार पूरा याद दिला दूं कि भाई क्या क्या था चैप्टर, मतलब एक समरी जो था वो क्या था, शॉर्ट वे में कि भाई क्या क्या पढ़ा हमने। तो इन 3-4 क्लासेस में हमने जो जो पढ़ा वो ये था, डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशंस पढ़े वेन डायग्राम के साथ, वेन डायग्राम को इन्वॉल्व करके, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट एंड फॉर्मूला रिलेटेड टू कार्डिनल नंबर, फॉर्मूला रिलेटेड टू कार्डिनल नंबर। अब इनमें से अगर किसी बात को लेके कोई डाउट हो पूछ, मैंने आपको बताया तरीका कि आप एक मैसेज पुट कर देंगे, बस हम उस पर फिर दोबारा डिस्कस करें। अगला टॉपिक है फोर्थ लेवल। इसमें मैंने आपके लिए एक फॉर्मूला मैप तैयार किया है। ये फॉर्मूला मैप आपको सारे फॉर्मूले रटने में है। ये फॉर्मूला मैप है, ये पीडीएफ जब मैं आपको सेंड कर दूंगा अपने व्हाट्सएप में, सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप में, IIT ब्रेन के नाम से एक ग्रुप है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर, पीडीएफ है ना। तो ये फोर्थ लेवल है आपका। फोर्थ लेवल में ये फॉर्मूला, इस चित्र में जो मैंने लिखा है सामने, इसमें सारे फॉर्मूले, यानी जब आप सेट थ्योरी पढ़ेंगे तो बस आपको ये पिक्चर पूरी याद करनी है, दैट्स इट। इस पिक्चर में पूरी सेट थ्योरी के फॉर्मूले हैं आपके सामने। तो मैथमेटिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सारे फॉर्मूले एवरी टाइम अपने माइंड में मेंटेन रखें। क्या क्या फॉर्मूले हैं एक बार आप समझ लें। इस फॉर्मूला मैप में सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट्स, तो हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसके सबसेट होंगे 2 की पावर n, जिसमें से एक कम कर दो तो बाकी सब प्रॉपर सबसेट होंगे। तो सबसेट कितने होते हैं, प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं, ये फॉर्मूला ये ऊपर तरफ लिखा हुआ है, गौर करें। सेट को सबसे बीचों बीच लिख दिया क्योंकि सारे फॉर्मूले उसी के अराउंड घूमेंगे। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर फाई, इसको याद रखें। कोई भी सेट अपने कॉम्प्लीमेंट्री सेट के साथ डिसजॉइंट होता है। ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते। ये वही बात हो गई कि ए माइनस बी को जो बिलोंग करता है वो ए के पास तो होता है और बी के पास उसका ना होना कन, तो ए माइनस बी का ही दूसरा नाम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री है। ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कहते हैं और ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों डिमॉर्गन्स फॉर्मूले हैं, इन्हें याद रखें। तो जो मेन 4 फॉर्मूले थे उनको माइंड में जरूर रखें आप लोग। सबसेट की संख्या, प्रॉपर सबसेट की संख्या, कार्डिनल नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही बोलते हैं। तो किसी सेट ए में अगर n एलिमेंट, तो जो उसका पावर सेट होता है उसका कार्डिनल नंबर 2 की पावर सेट की बात आ रही, एक बार फिर याद दिला दें। किसी सेट के जितने सबसेट बनते हैं उन सबसेट्स अगर एक सेट के अंदर रख दिया जाए तो उसको पावर सेट। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर किसी सेट के सबसेट 2 की पावर n बनते हैं तो पावर सेट का कार्डिनल नंबर तो 2 की पावर n ही होगा ना, क्योंकि पावर सेट अपने अंदर उतने ही एलिमेंट रखता है जितने सबसेट बनते हैं। सारे सबसेट को वो अपने अंदर रख लेता है, तो ये कार्डिनल नंबर है पावर सेट का। देन ये 4 फॉर्मूले डिफरेंस से रिलेटेड, इनको जरूर याद करें। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी।
इन दोनों फॉर्मूले से हमको पता लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है। यहाँ पर यूनियन को इंटरसेक्शन के ऊपर और इंटरसेक्शन को यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। लेकिन जो डिफरेंस वाले दो फॉर्मूले हैं इन पर जरूर फोकस करिएगा। इनमें यूनियन इंटरसेक्शन में और इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाए। तो इन फॉर्मूलों में ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब आप a माइनस बी यूनियन सी सॉल्व करते तो वो a माइनस बी यूनियन a माइनस सी नहीं बनता है, वो a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। और जब आप a माइनस बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करते हैं तो वो a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। तो यूनियन और इंटरसेक्शन में जो फ्लिप होता है उसे जो लास्ट के दो फॉर्मूले वही हैं जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको जस्टिफाई कर रहा था वेन डायग्राम बना के, तो इन्हें भी आप जरूर। तो ये वो फॉर्मूला मैप है जिसे आप जरूर याद करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे जरूर याद रखेंगे। हर चैप्टर पे मैं आपको एक फॉर्मूला मैप दूंगा, यानी 32 चैप्टर है तो 32 फॉर्मूला मैप। जिस चैप्टर के फॉर्मूला मैप बड़ा होगा उसमें ज्यादा फॉर्मूले होंगे, लेकिन एक फॉर्मूला मैप हम क्रिएट जरूर कर लेंगे। उसमें ये देखेंगे कि कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको इन्वॉल्व। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप इस 4th लेवल में दिए गए फॉर्मूला मैप को अपने माइंड मेमोराइज कर ले। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो भी ध्यान रखें कि भाई आप हर चैप्टर का फॉर्मूला मैप जो मैं बना के दे रहा हूँ उसे एक बार रीड करें, उसको रिमेम्बर करने की कोशिश। अगर किसी बच्चे को चीजें याद नहीं होती तो एक और सिंपल तरीका बताता हूँ, रोज देखो। बस याद करने की कोशिश छोड़, याद नहीं हो तो छोड़ मत याद, रोज देख। एक फिक्स टाइम करो, रोज देखो। आज बैठो 5 मिनट लगाओ, पूरा देखो मतलब केवल देखो बस, उसमें रटने की भावना ही त्याग दो। बिल्कुल मत रटना है ही नहीं सोच के, बस देखो। ऐसे पढ़ो फॉर्मूला मैप, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स सेट के। अच्छा ये फॉर्मूला, ये वाला कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट। फिर ये चारों को रीड करो और फिर इन दोनों को मुंह से पूरा उच्चारण करके बोलो, है ना। अगले दिन फिर किसी टाइम पे यही काम करो, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, मुश्किल से 15 दिन के बाद आपको ये फीलिंग आने लगेगा कि ये सब मुझे याद। तो जिनको याद नहीं होता है वो अभ्यास करने की आदत बढ़ा लें, प्रैक्टिस से ही हो, ठीक है ना। बैठे बैठे सोचते रहने से यार मुझे याद नहीं होता, रोते रहने से नहीं होगा। अभ्यास बढ़ा लो, बार बार रीड करो तो याद, ठीक है ना। तो जो 11th के बिगिनर हैं उनके साथ ही ये प्रॉब्लम होती है। बाकी जो बिल्कुल IIT के दरवाजे पे बैठे हैं वो बच्चे तो अब इतना जूझ चुके हैं, इतना संघर्ष कर चुके हैं कि उन्हें सब कुछ, ठीक है ना। चलिए 4th लेवल ये हो गया। 5th लेवल पे अब एग्जाम्पलर एक्सरसाइज पर काम करेंगे, तो अब अगली क्लास में करेंगे। आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। कल की क्लास में एग्जाम्पलर में जो एक्सरसाइज दी है एक बार उस पर चर्चा करेंगे। जैसे और सभी एक्सरसाइज में मैंने टिक किए हुए सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देन फिर हम आगे बढ़ेंगे मेंस। अभी फिलहाल हम 6 लेवल तक जाएंगे, 7, 8 और 9 लेवल को हम मेंस की परीक्षा खत्म होने के बाद। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करता हूँ।